चैप्टर नंबर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर की वेटेज जो है 4 से 5 नंबर, 4 से 6 नंबर के बीच में कहीं पे भी रिवॉल्व करेगी। इसके अंदर सीधा पहले बॉक्स पे आ जाना। मिनरल की डेफिनेशन है, आ सकती है। A mineral is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties। तो मिनरल जो है नेचुरल मिलने वाला सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। उसकी कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर कोई कोयला निकल रहा है तो कोयला जो है उसका देखने में वो इस तरह से होगा, उसका फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे, उसके अंदर की केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी होगी, वो फिक्स रहती है। वो ऐसा दिखता है, उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है, इसलिए उसको कोयला कहते हैं। डायमंड होता है, डायमंड की अपनी फिजिकल लुक अलग होती है, उसकी जो अंदर की कॉम्पोजिशन होती है वो अलग होती है, इसलिए उसको डायमंड कहते हैं। ग्रेनाइट की अपनी एक लुक होती है, ग्रेनाइट का अपना केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, इसलिए उसको ग्रेनाइट कहते हैं। तो आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहले वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कार्बन कंपाउंड भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, नॉन कार्बन कंपाउंड के भी हो सकते हैं। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी फिक्स होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पे आ जाओ। रिकॉर्डिंग चल रही है। हेलो फ्रेंड्स। ओके, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाएगा कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मिनरल्स को आप कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हो। पहली 3 लाइनें। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप क्या मिनरल्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, मेटालिक और नॉन मेटालिक। देन आपको ये जो है एक डायग्राम दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट है तुम्हारे में? ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको एज इट इज बना लेना। मिनरल्स मेटालिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटालिक भी हो सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स 2 तरीके के होते हैं, जिसमें आयरन कंटेंट होता है और जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। जिसमें आयरन कंटेंट होता है उसके 2 एग्जाम्पल है, आयरन और मैंगनीज। जिसमें आयरन कंटेंट होता है उसके 2 एग्जाम्पल है, आयरन और मैंगनीज। जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है उसके 2 एग्जाम्पल है, कॉपर और बॉक्साइट। पेपर में सीधा 1 मार्कर आ सकता है, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 फेरस मिनरल, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल। पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में बहुत बार 1 मार्कर। देन नॉन मेटालिक मिनरल में आपके फ्यूल मिनरल्स भी हो सकते हैं, बाकी मिनरल्स भी हो सकते हैं। नॉन मेटालिक की सिर्फ एग्जांपल्स याद करने हैं, कोल, पेट्रोलियम, माइका। माइका आपका जो है, और लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, Ni2। क्या नॉन मेटालिक है? नॉन मेटालिक के उसी का तो है नॉन मेटालिक का। हाँ, ठीक है ना। मुझे लगा तुम्हारे फ्लो चार्ट में भी कुछ हो रखा हो। धैर्य समझ में आ रहा है? धैर्य 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो। चलो, मेटालिक मिनरल्स आर द सोर्सेज ऑफ मेटल्स। आयरन और कॉपर, गोल्ड, ये सब जो है आपके मेटालिक में आते हैं। मेटालिक मिनरल्स जो है उसकी 2 कैटेगरी होती है, फेरस, नॉन फेरस। ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है आपके आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल वगैरह, और इनऑर्गेनिक वगैरह भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक के 2 एग्जाम्पल हैं, फॉसिल फ्यूल जिसमें आपके कोल वगैरह ये सब आते हैं, कोल, पेट्रोलियम। एंड आपके नॉन मेटालिक वगैरह जो इनऑर्गेनिक होते हैं उसके माइका और लाइमस्टोन, ग्रेफाइट होते हैं। ये पेपर में आ सकता है कि ऑर्गेनिक के 2 एग्जांपल दो और इनऑर्गेनिक के 2 एग्जांपल दो। ऑर्गेनिक में हम फॉसिल फ्यूल ला सकते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम, और इनऑर्गेनिक में ग्रेफाइट, हाँ, माइका, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन दे सकते हैं। नाउ अगला 3 मार्कर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। मिली ये लाइन तो लेकर, ठीक है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना कि मिनरल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, कहीं पे बहुत कम मिनरल्स मिलेंगे। इनवर्स रिलेशनशिप है क्वालिटी और क्वांटिटी में। अच्छी क्वालिटी का मिनरल बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मिलता है, और बुरी क्वालिटी का या नॉट सो गुड क्वालिटी का मिनरल जो है वो बहुत ज्यादा आबादी में मिलता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये एग्जॉस्टेबल होता है, अगर पागल की तरह यूज करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो सोच समझ के यूज करना होता है। एक बार खत्म हो गए तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत करोड़ों साल, हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। और इनको मिसयूज नहीं करना चाहिए, इनकी सेकेंड क्रॉप नहीं होती है। ये नहीं कि इस साल हमने सारे के सारे मिनरल्स खत्म कर दिए, 6 महीने बाद फिर उग जाएंगे, अगले साल उग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना समझ में आया?
क्लियर है। नेक्स्ट आपका एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से कभी कुछ आया नहीं है, 1 मार्कर के लिए कर लेना। इन इंडिया सिस्टमैटिक सर्वेइंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल इज अंडरटेकन बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ONGC। ये दो लोग, वैसे काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है पर आपको ये दो ऑर्गेनाइजेशन याद करनी है कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सारा मिनरल्स की चेकिंग, सर्वे करना, निकालना, ये सारा काम इनके अंडर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC। ये बॉक्स नहीं है एजेंसीज वाला, डोंट टेल मी ये बॉक्स नहीं है। क्या बुक है तुम्हारी भाई? ये SS मोता के लिए स्पेशल बुक निकली है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनके टीचर्स भी अलग हैं। तुम्हारा कौन सा स्कूल है धैर्य? अरे नहीं, फर्स्ट आंसर। चलो, पेज 73 सेकंड आपका राइट हैंड साइड। ओवर 90%, 97% ऑफ द कोल रिजर्व, हम कोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। राइट हैंड साइड पे ओवर 97% ऑफ द कोल रिजर्व अकर इन द दामोदर वैली, 1 मार्कर। हिंदुस्तान का ज्यादातर कोयला आपको दामोदर वैली में मिलता है। सोन महानदी गोदावरी में भी आपको मिलता है। पेट्रोलियम आपका सबसे ज्यादा असम, गुजरात, मुंबई हाई वाले इलाके में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। मिनरल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स। हिंदुस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं ज्यादातर 3 सेक्शन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट आप लोगों को पता है, आसाम सिक्किम वाला बेल्ट जो आपको पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका जो है, एक तो छोटा नागपुर झारखंड का एरिया इन्होंने लिया है, उड़ीसा लिया, वेस्ट बंगाल लिया, छत्तीसगढ़, ये सेक्शंस इन्होंने लिए हैं। आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न पार्ट का ईस्टर्न सेक्शन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो है आयरन और कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट और मिका मिलता है। माइका मिका जो भी कहते हैं इसको, ये आपका मिलता है। ठीक है, ये आपके छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये एक आपका बेल्ट हो गया। उसके बाद साउथ वेस्टर्न बेल्ट पड़ता है जो आपका कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु का सेक्शन पड़ेगा। ठीक है, केरला का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपके फेरस मेटल्स और बॉक्साइट काफी सारा मिलता है, बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम। ठीक है, इट इज ऑल्सो एरिया विद हाई आयरन और मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। देयर आपके कोल में नई वैली लिग्नाइट कोल मिलता है। नई वैली लिग्नाइट कोल इज द लोअर क्वालिटी ग्रेड कोल। उसके बाद इसी साउथ वेस्टर्न प्लेटो का नेक्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइंस। केरला के अंदर 1 मार्कर मोनाजाइट और थोरियम मिलते हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के काम आते हैं। मिला ये? नहीं मिला? साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन मिला? नहीं, मुझे दे दो, मुझे विश्वास ही नहीं है आपकी बुक पे। मैं एक बुक का सेट और निकाल के दे दूंगी, मेरे पास ये तो रहा। तो ऐसे में नहीं है यार, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। वो बोल रही है कि तो मेरे को दिख नहीं रहा। तुझमें दिशा में पता एक चीज कॉमन है, उसको भी 4 बार बोलते रहो, उसे पता नहीं चलती लाइन कहाँ पे है। केरला में मोनाजाइट और थोरियम सैंड मिलती है। ये आपको मिलता है, थोरियम आपका मिनरल मिलता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट किए जाते हैं, 1 मार्कर। गोवा में लोहा मिलता है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जिसमें आप गुजरात, राजस्थान की बेल्ट में आते हो। सबसे पहले आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में आपका ये बिहार, झारखंड, ये वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, साउथ वेस्ट में आप नीचे साउथ में वेस्टर्न साइड मुड़ोगे तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु सेक्शन हो गया। आपका नॉर्थ वेस्ट के बाद आप जाओगे नॉर्थ वेस्ट में तो राजस्थान, जयपुर वगैरह ये सारा सेक्शन पड़ता है, गुजरात सेक्शन पड़ता है। तो राजस्थान और गुजरात के अंदर भी आपको कॉपर, जिंक काफी मिलते हैं। फिर डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन्स आर प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे आपको डोलोमाइट और लाइमस्टोन भी गुजरात, राजस्थान एक ही बेल्ट में मिलेगा। फिर एक छोटी सी बेल्ट पड़ती है हिमालयन बेल्ट, अगर आपको मिले तो। हिमालयन बेल्ट इसी पैराग्राफ के अंदर मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न वाले के सेकंड पैराग्राफ में। गुरनूर, पूरा बंद मत करना, कहीं नेटवर्क ना चला जाए। तो आपका जो है
हिमालयन बेल्ट के अंदर भी आपको कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन ये सब चीजें थोड़ी क्वांटिटी में मिलती हैं। तो वैसे 3 बेल्ट फेमस है, चौथी एक हिमालयन बेल्ट भी है। इतना समझ में आया। अब हम आते हैं फेरस मिनरल जिनमें लोहे का कंटेंट ज्यादा होता है। सबसे पहले आयरन ओर है, इसके साथ बड़ा बड़ा लिख लेना नंबर 1 इन एशिया। हिंदुस्तान में एशिया के अंदर सबसे ज्यादा लोहा हिंदुस्तान के अंदर पाया गया है। India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. It has largest reserve of iron ore in Asia. पूरे एशिया में सबसे ज्यादा लोहा हिंदुस्तान के अंदर है। दो तरीके के लोहे हिंदुस्तान में मिलते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इज अ बेटर क्वालिटी लोहा देन हेमाटाइट, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में 4th लाइन से अंडरलाइन कर लेना। मेजर स्टेट्स हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा। बस इतना याद करना है आपको। बस इतना याद करना है, इसमें कुछ और नहीं पढ़ना, छोड़ देना। मैग्नीज पे आ जाओ। मैपिंग अलग से सारी करवाऊंगी, मैपिंग के लिए अभी रोका। मैग्नीज इज एन important रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो अलॉयज। ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा कि मैग्नीज का क्या फायदा रहता है। मैग्नीज जो है वो लोहे को स्मेल्ट करने में काम आता है, लोहे को ताकत देने में काम आता है, और फेरो अलॉयज बनाने में भी काम आता है। मिक्स करके आपको और बेटर टाइप ऑफ मिनरल बनाने में, मेटल बनाने में काम आता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। मेरे पेज 76 पे है, तो लिखा तुम देख लेना तुम्हारे कौन से पेज पे। उड़ीसा इज द लीडिंग, हाँ, उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। बस इतना याद करना है इसमें। बॉक्साइट पे आ जाओ। बस उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। 100%, at least with 7 years of experience I'm saying that. Bauxite. Bauxite is the ore which is used in manufacturing of aluminium, 1 marker. Bauxite is found in mainly in tertiary deposit and associated with laterite rocks. यहाँ तक मार्क कर लेना, laterite soil थी 10th में कभी पढ़ी हो, वहाँ पे bauxite मिलता है। Next paragraph, Odisha happened to be the largest producer of bauxite, 1 mark. Copper. ना छोड़ दो। कॉपर, कॉपर का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। कॉपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वायर बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिकल मोटर बनाने के काम आता है, ट्रांसफार्मर बनाने के काम आता है, जनरेटर बनाने के काम आता है। ये अलोएबल है, मतलब दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स हो सकता है। मेलिएबल है और डक्टाइल है, मतलब इसकी शीट्स निकल सकती हैं पतली पतली, और इसकी वायर्स वगैरह भी बन सकती हैं। ठीक है, और ये जो है गोल्ड के साथ मिक्स होके गोल्ड को भी स्ट्रेंथ देता है। 24 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड में यही फर्क होता है कि 24 कैरेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है 22 कैरेट, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉपर मिला हुआ होता है। 24 कैरेट गोल्ड लोगे तो टूट फुट जाएगा, बड़े आराम से मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। वहीं पे 22 कैरेट के अंदर थोड़ा सा अगर आप कॉपर मिक्स कर दोगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। The copper deposit mainly occur in Singhbhum district in Jharkhand, Balaghat district in Madhya Pradesh. बस इतना अंडरलाइन कर लेना। माइका is mainly used in electrical and electronics industry. It can be split into very thin sheets which are tough and flexible. बस इतना याद करना। कोल पे आ जाओ। कोल, coal is one of the important mineral which is mainly used in the generation of thermal power and smelting of iron ore. लोहे को पिघलाने के लिए और थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपका कोयला यूज होता है। कोयला जो है दो एजेस में ज्यादा मिलता है, दो तरीके के कोयले हैं हिंदुस्तान में, गोंडवाना कोल और टर्शरी डिपॉजिट कोल। मिला ये, एक लाखों साल पुराना और एक करोड़ों साल पुराना है। करोड़ों साल वाले को गोंडवाना नाम दिया, लाखों वाले को टर्शरी दिया। ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ साल ज्यादा साल हजारों लाखों में बात होती है। About 80% of the coal deposit in India is of bituminous type and is non-coking grade. The most important Gondwana coal fields are Damodar Valley. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा झड़िया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज। सबसे ज्यादा कोयला मिलता है झड़िया में। इसकी नहीं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, कोल, अलग अलग मिनरल्स, इनकी मैपिंग आती है पेपर के।
ठीक है। तो यहाँ से 1 मार्कर पूछे जाएंगे आपकी बुक से, या फिर मैपिंग का पूछा जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। और मैपिंग इंडिया, हाँ, डिगबोई आसाम, अभी आएगा वो, ठीक है। ये आपकी मैम मैम पूछती है 1 मार्कर में, उसका फेवरेट क्वेश्चन है ये। और मैपिंग जो है हिंदुस्तान वाली, इंडिया की मैपिंग 8 मार्क्स की आएगी, जिसमें से कोई 5, 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई 5 करने होंगे। 5 मार्क्स की इंडिया मैपिंग होगी, 5 मार्क्स की वर्ल्ड मैपिंग होगी। वर्ल्ड मैपिंग के अंदर से कोई चॉइस नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, वो सिर्फ जगह मार्क करके देंगे, आपको नाम बताना उस जगह का। और इंडिया वाली मैपिंग के अंदर वो 8 ऑप्शन देंगे, 8 क्वेश्चन देंगे, आपको कोई 5 करने हैं। यू कैन लीव एनी 3 क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस, होगा वो 5 नंबर। तो ऑप्शन काफी सारी होगी, डरना मत। अगर इस चैप्टर की मैपिंग नहीं याद हो रही हो तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, तुम्हारा केस में ये चीज अच्छी हो रखी है कि तुम्हें 3 क्वेश्चन छोड़ने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 8 होंगे, करने 5 होंगे, चॉइस मिलेगी। क्या हुआ, उनने करे कुछ, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, मेरा पेज 80 है, आपका बताओ कौन सा पेज है। द ब्राउन कोल और लिग्नाइट कोल इन कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, पौंडीचेरी, गुजरात एंड जम्मू कश्मीर, बस इतना मार्क करना है कि लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं। मिला, धैर्य तुम्हें मिल गया। पेट्रोलियम पे आ जाओ। पेट्रोलियम, crude petroleum consists of hydrocarbons of liquid and gaseous states of various chemical composition, color and specific gravity. It is an essential source of energy. ये आपका जो कंबस्टन, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, सब में जो है आपका पेट्रोलियम यूज होता है, एज अ फर्टिलाइजर भी यूज होता है। इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम निकालने के साथ और भी जो चीजें निकलती हैं वो सारी आपकी फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, फाइबर, मेडिसिन, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स, सोप और कॉस्मेटिक्स बनाने के काम आती है। समझ में आया। डू यू नो वाली 2 लाइनें मार्क कर लेना, 1 मार्कर है ये। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मिलने में मुश्किल है और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। क्रूड पेट्रोलियम, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है टर्शरी पीरियड में, तो जहाँ पे कोयला मिलेगा उसी के आसपास आपको पेट्रोलियम भी मिल जाएगा। एंड ओएनजीसी ने इसकी जो है पेट्रोलियम की सर्चिंग स्टार्ट करी थी हिंदुस्तान के अंदर। और डिगबोई एंड असम सबसे पुराना जो है हिंदुस्तान का ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन माना जाता था। आज की डेट में सबसे बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है वो है मुंबई हाई, एक छोटा सा आइलैंड है मुंबई के पास, ऑफशोर है, वहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है। पर सबसे पुराना पेट्रोलियम जो था वो डिगबोई एंड असम में होता था। फिर आपका एक नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेल। जब आप तेल के कुएं से तेल निकालते हो, क्रूड ऑयल होता है और उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। आप डायरेक्टली कुएं से निकाल के तेल को यूज नहीं कर सकते हो, जो अंदर की जो लेयर्स हैं उससे निकले हुए पेट्रोलियम को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, उसको रिफाइन करना पड़ता है। अब रिफाइन करने के 2 तरीके हैं, या तो जहाँ पे उस तेल को निकाला गया वहीं की वहीं उसको रिफाइन कर दो, या उस तेल को लेके कहीं और जाओ और वहां पे रिफाइनरी में उसको रिफाइन करके आगे बेचो। समझ में आया। तो अगर आप जहां से तेल निकल रहा है और वहीं पे रिफाइन कर रहे हो उसे फील्ड बेस्ड रिफाइनरी कहते हैं। और अगर आप उसको कहीं और लेके जा रहे हो और वहां रिफाइन करके फिर बेच रहे हो उसे मार्केट बेस्ड रिफाइनरी कहते हैं। समझ में आया। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिफाइनरी इन इंडिया, फील्ड बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड। दिग्बोई जो है वो फील्ड बेस्ड है और बरौनी जो है वो मार्केट बेस्ड है। 1 मार्कर में याद रखना। मिल गया पूरा पैराग्राफ, आया हुआ है बोर्ड में। अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो नए स्टाइल के आपके एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपका सोलर पावर आ गया, हाइड्रो पावर आ गया, आपका ये गर्म पानी से मिलने वाली एनर्जी आ गया, टाइडल एनर्जी आ गया, वेव्स वगैरह के थ्रू एनर्जी आ गया, विंड एनर्जी। तो ये सारे आपके नॉन कन्वेंशनल हैं, इनकी खासियत ये रिन्यूएबल है, ठीक है, ये खत्म नहीं होंगे, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रहेगा। तो ये सस्टेनेबल होते हैं, थर्ड लाइन से। सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास। गोबर से भी एनर्जी मिलती है, ओखला में प्लांट है इसका, गोबर का,
ठीक है। These energy resources are more equitably distributed. ये resources आपको हर जगह मिल जाएंगे, धूप मोस्टली इंडिया में हर जगह मिल जाती है, हवा मिल जाती है, तो ये जनरली सही डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम। तुम्हारे लिए फास्ट तो नहीं हो रहा तो लिखा, समझ आ रहा है? कहीं फास्ट हो रहा, धैर्य, कंफर्टेबल हो? ठीक है। तो ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये इसकी खासियत है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। फायदे पूछ लेंगे 1 मार्कर में कि क्या करेक्टरिस्टिक्स है नॉन कन्वेंशनल के, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एंड ये ज़्यादा सस्टेन्ड होते हैं, चीपर एनर्जी होते हैं अगर इनिशियली कॉस्ट इसकी टेकन केयर कर ली जाए। जैसे कि सोलर पैनल लगाने का खर्चा है, पर उसको लगाने के बाद उसके जो मिलने वाले बेनिफिट है वो बहुत तगड़े हैं। तो इनको जो है इंस्टॉलेशन के पैसे आपको देने पड़ेंगे, बट वंस यू डू दैट आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं जिस स्पीड से चल रही हूँ चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें सबसे पहले हम न्यूक्लियर के ऊपर आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, डिमांड एज इन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, सब कुछ इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक सेकेंड होल्ड करना। न्यूक्लियर एनर्जी ये काफ़ी ज़्यादा आजकल इसके ऊपर जोर शोर हो रहा है, काफ़ी बातचीत हो रही है इसकी। एंड न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए दो आपको मेटल्स चाहिए होते हैं, दो मिनरल्स चाहिए होते हैं बेसिकली, यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम हमारा धारवाड़ रॉक्स में मिलता है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा यूरेनियम नहीं है, थोड़ा बहुत इलाकों में है यूरेनियम, उदयपुर वगैरह सेक्शन में आपको मिल जाएगा। थोरियम बहुत है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाए थोरियम बेचने की, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। पर हम जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का पार्ट नहीं है, जो आप लोगों ने एनएसजी पढ़ा होगा, पॉल साइंस में शायद सुना होगा। एनएसजी सुना, नहीं सुना? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ठीक है। हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का पार्ट नहीं है, इसलिए हमें अलाउड नहीं है थोरियम को खरीदना बेचना। अदरवाइज थोरियम हिंदुस्तान में बहुत सारा मिलता है, और ये कहाँ मिलता है? केरल और तमिलनाडु में, जो वहाँ के बीचेस हैं उनकी सैंड के अंदर मोनाजाइट और इलेमेनाइट करके जो है मिनरल्स होते हैं, जो कि ये आपको न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में काम आते हैं। 1 मार्कर में याद रखना, केरला और तमिलनाडु के बीचेस की जो सैंड है उसमें कौन से दो मिनरल्स हैं? मोनाजाइट और इलेमेनाइट। 1 मार्कर। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोनाजाइट सैंड जो है, मोनाजाइट मिनरल जो है, वो पलक्काड एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में मिलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी से डील करने के लिए, उसको जो है ढंग से यूज करने के लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई गई थी 1948 में। एंड सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट खोला गया था न्यूक्लियर एनर्जी की स्टडी के लिए, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्रॉम्बे, जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी बोला जाता है आज की डेट में। उसके अलावा हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, काइका कर्नाटका में, और काकरापारा गुजरात में। लर्न इट दैट वे। जितने भी ये पुर वाले नाम हैं, नागपुर, शोलापुर, तारापुर, ये सब महाराष्ट्र में पड़ते हैं, तो इसलिए आप याद करेंगे महाराष्ट्र अगर तारापुर माफ करने के लिए आ गए तो। अगर रावत भाटा है तो वो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के लोगों का भाटा फटता रहता है और दिमाग खराब होता रहता है, तो रावत भाटा, वहाँ पे रेत ही रेत है, रावत भाटा। तमिलनाडु में केला मिलता है पका हुआ बहुत ज्यादा, तो कलबक्कम, वहाँ का केला पका हुआ है। लर्न इट दैट वे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को कितना मार लो वो रोते नहीं है, बिकॉज दे आर नारोराज। ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। कर्नाटका में आप जैसे ही घुसो, आपको कोई खाने के लिए पूछेगा तो कहते हैं खाएगा, रोटी खाएगा, तो खाएगा इज ऑफ कर्नाटका। और गुजरात के लोग खाकड़ा फाफड़ा खाते हैं, तो ककरा पारा गुजरात। लर्न इट। मैपिंग ऐसी होगी इंडिया की सारी, फिक्र ना करो। अब हम आते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में सन की जो रेज होती है उनको फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर ट्रैप करके, मतलब कि बेसिकली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। पहली 2 लाइन मार्क कर लेना और कुछ मत याद करना है इसके अंदर। फिर 3-4 लाइनें छोड़ के लिखा हुआ है कि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली एडवांटेज ऑल ओवर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हिंदुस्तान के अंदर बाकी सारी एनर्जी के कंपैरेटिव सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा फायदा लिया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर धूप आती ही आती है। हिंदुस्तान के मेजोरिटी सेक्शन ऐसे हैं जो 300 दिन से ज्यादा धूप देखते हैं।
ठीक है। तो इंडिया सोलर पैनल का, सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा यूज ले सकती है एज कम्पेयर टू बाकी सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये कॉस्ट कम्पेटिटिव होती है, सस्ती होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होती है, और ये काफ़ी इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू कोल या फिर ऑयल बेस्ड प्लांट से। तो अगर मैं कोयले से एनर्जी से वो ले रही हूँ, गर्मी ले रही हूँ, एनर्जी ले रही हूँ, या फिर मैं जो है ऑयल पेट्रोलियम बेस्ड जो है एनर्जी ले रही हूँ, उससे बेटर है मैं सोलर बेस्ड एनर्जी लूँ, मेरे को फ़ायदा ज़्यादा होगा। सोलर एनर्जी आजकल कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है? हीटर्स में, क्रॉप ड्रायर्स में, कुकर्स में, और सोलर पैनल की और भी कुछ आया है। इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं जिनकी चार्जिंग सोलर पैनल से होगी। ठीक है। अब हम आते हैं विंड एनर्जी पे। विंड एनर्जी अगेन पोल्यूशन फ्री है, इनएग्जॉस्टेबल है, हवा तो चलेगी चलेगी, तो चलती है पवन, बिकॉज ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने 6-7 में पढ़ी होगी। चलती हुई हवा जो है टरबाइन को मूव करती है, और वो टरबाइन मूव होने से इलेक्ट्रिकल जनरेशन होती है। तो जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे मानसून की हवाएं अच्छी हैं, समुद्री किनारे जहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपका विंड एनर्जी लगाई जा सकती है। सर्दर्न इंडिया जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे विंड एनर्जी का बहुत यूज हो रहा है अभी भी। India has already generating wind energy. It has ambition of program to install 250 wind driven turbines. तो ये इंडिया का टारगेट है, और 45 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विंड एनर्जी द्वारा जो है इंडिया स्टार्ट करना चाहता है। एंड 12 लोकेशन हिंदुस्तान में चूज करी गई है जहाँ पे विंड एनर्जी इंस्टॉल करी जाएगी, ताकि हिंदुस्तान के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े तेल वगैरह, कोयला वगैरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो इंडिया अगर अपने देश में ही इतनी इलेक्ट्रिसिटी बना लेगी, उनको बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, इससे हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, इससे हमारा जो खर्चा है, जो हम बाहर वालों को पैसे देते हैं, वो बचेंगे हमारे। समझ आए? कंट्री में पास बहुत पावर है विंड जनरेशन करने की, 50,000 मेगावाट तक हम इसे जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो हिंदुस्तान में चुनी हुई जगह है उनमें सबसे टॉप की 4 जगह है: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। राजस्थान, गुजरात के अंदर बहुत, गुजरात तो आपका कोस्टल एरिया है, वहाँ पे लैंड ब्रिज, सी ब्रिज बहुत अच्छा है। राजस्थान आपका रेगिस्तान एरिया, वहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे बड़े बड़े खुले एरिया हैं जहाँ पे खूब खुली हवा चलती है, इसलिए वहाँ पे टर्बाइन लगाई गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटका अगेन कोस्टल एरिया है, वहाँ पे लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के चक्कर में विंड एनर्जी। फिर टाइडल एंड वेव एनर्जी, जो समुद्री किनारे होते हैं उनकी जो पानी की लहरें आती हैं, उनके साथ टरबाइन को कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही वो लहर आएगी उससे टरबाइन मूव करेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगी। तो ओशन की जो करंट्स है उसके अंदर भी बहुत पावर होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Large tidal waves are known to occur along the west coast of India. Hence, India has great potential for the development of tidal energy along the coast, but so far these have not been yet been utilized. अभी हिंदुस्तान इतना सक्षम नहीं हुआ इस एनर्जी को पूरा पूरा यूज करने में, और काफी देश इसको यूज कर रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी। कौन गया मणिकरण? तुम दोनों में से गए हो मणिकरण? नहीं गए हो? किसी जगह ऐसी जगह गए हो जहाँ पे नेचुरली बड़ा तगड़ा गर्म पानी होता है? तुम गए हो धैर्य मणिकरण वगैरह? ठीक है। तो हमारे अर्थ के अंदर काफी मैग्मा है। ठीक है। एंड जब भी अर्थ का फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन वाला एरिया होता है वहां पे अर्थ काफी गर्म होती है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा हिमालय जो है वो अभी भी चाइना की प्लेट में एंटर कर रहा है, हमारे हिमालय अभी भी ग्रो कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन अभी भी चल रही है। वो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ का जो वाटर है वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है सर्टन सेक्शन से। उस हीट की वजह से तो वहां से निकलने वाला जो पानी है वो भी काफी गर्म हो रहा है। समय है अभी 20 मिनट। अच्छा। इस हीट एनर्जी को सक्सेसफुली टैप किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो मणिकरण है, हिमाचल वगैरह में एरिया जहाँ पे भी हीट एनर्जी धरती के अंदर से निकल रही है, वहाँ के गर्म पानी को आप जो है यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। फिर आपको लास्ट 3 लाइनें मिलेंगी इस टॉपिक। इन इंडिया अ जियोथर्मल प्लांट हैज बीन कमीशन्ड एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। बन मार्कर आया हुआ है पेपर में। बॉक्स। सबसे पहली बार गर्म पानी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का काम जो है यूएस में स्टार्ट हुआ था 1890 में। ठीक है। इन द सिटी ऑफ बॉयस इदाहो, यूएसए। बस इतना याद रखना। बायो एनर्जी बन मार्कर में आ सकता है।
बायो एनर्जी के अंदर आप जो है बचा कुचा सारा कूड़ा कचरा, ठीक है, गीला कचरा किस में डालना है और सूखा कचरा किस में डालना है, कौन से डस्टबिन में? सड़क साफ। तो आपका जो है कचरा वेस्ट डंप इस के द्वारा भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग। इसके अंदर जो वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। ये गांव गोबर गैस प्लांट टाइप, ये गांव की बढ़ोतरी के लिए, गांव की बेटरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, पोल्यूशन को, कचरे को कंट्रोल करने में काफी काम आता है। ऐसा एक प्रोजेक्ट दिल्ली के ओखला इलाके में लगा हुआ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये सेट किया है, वन मार्कर। आपका लास्ट टॉपिक, हमें ये मिनरल रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए? दस वही 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 तो सबसे पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। हमें अपने बच्चों को भी दिखाना है कि हाँ जी ये लोहा है, ये कोयला है, ये पेट्रोल है, देखो देखो देखो। तो उसके लिए हमें इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देनी है, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है कि हमने जाकर गाड़ी में घूमा है तो तुम भी गाड़ी में घूम लो, ठीक है। हमारे घर में लाइट जलती है तो तुम भी लाइट जला लो। तो हमें जो है कंजर्व करने की जरूरत है। हमारा जो पुराने तरीके के रिसोर्सेज हैं उसकी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी हो रही है। लोहा निकालना आसान नहीं है, पेट्रोल निकालना आसान नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप डिगिंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, धरती का क्वालिटी, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अगेन हमारी फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो अल्टरनेटिव है हमारे, सोलर पावर, विंड पावर, वेव पावर, जियो थर्मल पावर, ये जो है इनको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये खत्म होने वाले नहीं है। और उसके अलावा हमें जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम, इनको स्क्रैप को यूज करो। जैसे अगर तुम लोहे का टिफिन लाए हो तो तुमने लोहा बना यूज करा हो उस टिफिन को बनाने के लिए, स्टील यूज करा हो उस टिफिन को बनाने के लिए। अब वो तुम्हारा टिफिन से मन भर गया है, उस टिफिन को तुम फेंको, उस टिफिन को जो तुमने फेंका या साइड करा उसको दोबारा पिघाल के एक नई चीज बना लो। तो रीयूज एंड रिसाइकल ये बहुत जरूरी है, जो आपके मेटल्स हैं उनका। तो आप स्क्रैप के द्वारा नई नई चीज़ें उनको पिघला पिघला के बनाओ, इससे जो है हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। हमें सब्सटीट्यूट यूज़ करना चाहिए। और हमें जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारे हिंदुस्तान में थोड़े रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए, ठीक है। लालच थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ये सारे तरीके हैं मिनरल्स कंजर्वेशन के। चैप्टर ओवर। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड? असम। In which of the following places first atomic power station was placed? Tarapur. ब्राउन डायमंड किसको कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल इनमें से कौन सा नहीं है? हाइडल, सोलर, थर्मल और विंड पावर। थर्मल। इसके साथ ये चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। देन हम चैप्टर नंबर 9 आ रहा है।